सोचिए, एक लड़ाई हो रही है ईरान में, जो भारत से करीब करीब 2400 किलोमीटर दूर है। अब लगेगा कि इतनी दूर के झगड़े से हमारा क्या लेना देना, पर असल में इसकी गूंज भारत के हर घर, हर गली तक पहुंच रही है। चलिए आज इसी को समझते हैं कि कैसे हजारों किलोमीटर दूर छिड़ा एक युद्ध हम सब की जिंदगी पर सीधा असर डाल रहा है। ये जो बात अभी सुनी, ये गुजरात के मोरबी शहर के एक मजदूर की है। और ये आप समझिए सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक कड़वी सच्चाई है। ये दिखाती है कि कैसे दुनिया के किसी कोने में चल रही पॉलिटिक्स सीधे सीधे आम आदमी की रोटी से जुड़ जाती है। तो हमारी आज की कहानी की शुरुआत बस यहीं से होती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना कि आखिर कैसे हजारों किलोमीटर दूर का एक युद्ध गुजरात की फैक्ट्रियों पर ताला लगा सकता है और हमारे किचन का पूरा बजट बिगाड़ सकता है। आइए इस पूरी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। और देखिए, ये जो असर है ना, ये सिर्फ मोरबी तक नहीं रुका है। गुजरात से लेके हरियाणा तक इस दूर के युद्ध की आवाज पूरे देश में सुनाई दे रही है। अब जरा जमीनी हकीकत पर नजर डालते हैं, और ये आंकड़े वाकई में चौंकाने वाले हैं। मोरबी को ही ले लीजिए, भारत का 80% सिरेमिक वहीं बनता है। सोचिए, वहां 400 फैक्ट्रियां बंद हो गईं, और इसका सीधा मतलब है कि 4 लाख मजदूरों को अपना सामान बांधकर घर लौटना पड़ा। कहानी सिर्फ गुजरात की नहीं है। हरियाणा के करनाल में चावल की मिलें अपनी 10% कैपेसिटी पर चल रही हैं। मतलब संकट कितना गहरा है, ये इन आंकड़ों से बिल्कुल साफ हो जाता है। तो सवाल फिर वही कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। इसका जवाब छिपा है भारत की एक आदत में, हमारी ऊर्जा की आदत। मतलब एनर्जी के लिए दूसरे देशों पर हमारी जो निर्भरता है ना, वही इस संकट की असली जड़ है। और जब मैं निर्भरता की बात कर रहा हूं, तो जरा इन आंकड़ों को देखिए। ये सच में आंखें खोलने वाले हैं। हम अपनी जरूरत का, सुनिए, 88% कच्चा तेल बाहर से मंगाते हैं, 60% एलपीजी जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, और 45% नेचुरल गैस, सब इंपोर्टेड है। और क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मिडल ईस्ट से आता है, वहां जरा सी भी गड़बड़ होती है तो उसका सीधा असर यहां हम पर पड़ता है। अच्छा, एक दिलचस्प बात, शायद बहुत से लोगों को ये पता भी ना हो। ये जो कच्चा तेल आता है ना, ये सीधा इस्तेमाल नहीं होता। इसको रिफाइनरी में ले जाके गर्म किया जाता है, और फिर इसमें से अलग अलग चीजें निकलती हैं। जो सबसे हल्का हिस्सा होता है उससे बनती है हमारी रसोई गैस, मतलब एलपीजी। फिर जो थोड़ा भारी होता है उससे बनता है पेट्रोल और हवाई जहाज का फ्यूल। और जो सबसे भारी हिस्सा बचता है उससे बनता है डीजल। और डीजल पर तो हमारे देश का पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम टिका हुआ है। और ये सारी कड़ियां, ये पूरी समस्या एक जगह आकर जुड़ जाती है, एक बहुत ही अहम जगह पर, जिसका नाम है हॉर्मोज़ जलडमरू मध्य। आप इसे दुनिया की एनर्जी सप्लाई का सबसे बड़ा चोक पॉइंट कह सकते हैं। और हमारी कहानी का सबसे जरूरी मोड़ भी यही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रास्ता इतना जरूरी क्यों है, तो बस एक नंबर से समझिए। हर एक दिन यहां से लगभग 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल गुजरता है। सोचकर देखिए, अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाएगी। अब कई बार ये सवाल भी आता है कि भाई, अगर समुंदर के रास्ते में दिक्कत है तो जमीन से क्यों नहीं ले आते। जवाब बहुत सीधा सा है। एक बड़ा सा तेल का टैंकर जितना तेल लेकर आता है ना, उतना ही तेल लाने के लिए आपको लाख ट्रकों की जरूरत पड़ेगी। जरा सोचिए, 1 लाख ट्रक, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो सीधी सी बात है, हॉर्मुज़ का कोई आसान ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो हो क्या रहा है, इस रास्ते पर ईरान का अच्छा खासा कंट्रोल है, और वो इसे आप कह सकते हैं एक टोल बूथ की तरह इस्तेमाल कर रहा है। मतलब वो तय कर रहा है कि कौन सा जहाज जाएगा, कौन सा नहीं, और किस कीमत पर जाएगा। और ये चीज़ ईरान को एक ज़बरदस्त स्ट्रेटेजिक पावर देती है। तो चलिए, ये जो इंटरनेशनल लेवल पर शतरंज की बिसात बिछी है, इसका असर हमारी आपकी जेब पर कैसे पड़ रहा है, अब सीधा उस पर आते हैं। इसका असर मोटा मोटा 3 जगहों पर सबसे ज़्यादा दिख रहा है। पहला, हमारे किचन में, दूसरा छोटे छोटे बिजनेस पर, और तीसरा हमारे ट्रैवल के खर्चे पर। चलिए एक एक करके इन सबको देखते हैं। और शुरुआत करते हैं एक ऐसे आंकड़े से जो सच में हैरान कर देने वाला है। सप्लाई की कमी हुई तो जो गैस सिलेंडर आमतौर पर 900 रुपए का मिलता था, वही सिलेंडर ब्लैक मार्केट में 5000 रुपए तक में बिका। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिचुएशन कितनी सीरियस हो गई थी। और देखिए, ये बात सिर्फ नंबरों की नहीं है, ये माया रानी जैसे लाखों लोगों की कहानी है जो एक एक गैस सिलेंडर के लिए रोज जूझ रहे थे। क्योंकि एक सिलेंडर की कमी का मतलब बहुत सीधा है, घर का चूल्हा ठंडा पड़ जाना। इसका असर छोटे बिजनेस पर तो और भी बुरा हुआ है। सूरत की बात करें, वहां का पूरा टेक्सटाइल उद्योग गैस पर ही चलता है। वहां 200 फैक्ट्रियां बंद हो गईं,
और इसका नतीजा क्या हुआ? 5 लाख दिहाड़ी मजदूर बेरोजगार हो गए और उन्हें शहर छोड़कर वापस अपने गांव जाना पड़ा। तो सवाल यह है कि इतने बड़े संकट से निपटने के लिए भारत सरकार आखिर कर क्या रही है? सरकार ने 2 लेवल पर काम किया है। कुछ कदम तो फौरन राहत देने के लिए उठाए गए हैं और कुछ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के तौर पर। सरकार की स्ट्रैटेजी को आप 2 हिस्सों में देख सकते हैं। एक तरफ आम लोगों को राहत देने के लिए घरों में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी और पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ने दी गईं, लेकिन इसका बोझ शिफ्ट हो गया बिजनेस पर। उनके लिए कमर्शियल सिलेंडर और डीजल महंगे कर दिए गए। और लॉन्ग टर्म विजन की बात करें तो इलेक्ट्रिक स्टोव्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जोर दिया जा रहा है। सरकार ने एक्शन लेने में देरी नहीं की और कई मोर्चों पर एक साथ काम किया। डिप्लोमैटिक लेवल पर प्रधानमंत्री ने सीधे ईरान के राष्ट्रपति से बात की। समंदर में अपने जहाज़ों की सेफ्टी के लिए इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा लॉन्च किया। और एक बहुत बड़ा और साहसी कदम उठाते हुए भारत ने 7 साल में पहली बार सीधे ईरान से तेल खरीदा। अब ये जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है ना, इसके पीछे का लॉजिक बहुत क्लियर है। देखिए, एलपीजी और पेट्रोल डीजल के लिए हम पूरी तरह से मिडिल ईस्ट पर निर्भर है, जो हमेशा ही अस्थिर रहता है। लेकिन बिजली का क्या? हमारे देश की 75% बिजली हमारे अपने कोयले से बनती है। तो लॉजिक सिंपल है, अगर हम गैस स्टोव की जगह इलेक्ट्रिक स्टोव और पेट्रोल कारों की जगह इलेक्ट्रिक कारें इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता बहुत हद तक कम हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि संकट टल गया है। ये सोचना थोड़ी जल्दबाजी होगी। क्यों? क्योंकि हॉर्मूज का रास्ता अभी भी पूरी तरह सेफ नहीं है। जो सप्लाई चेन बिगड़ी है, उसे पटरी पर आने में हफ्तों, शायद महीने भी लग जाएं। जहाज़ों का वॉर रिस्क इंश्योरेंस अभी बहुत ज़्यादा है, जिससे कीमतें ऊंची बनी हुई हैं। और इन सब के ऊपर रुपए का कमज़ोर होना हमारे लिए हर इंपोर्ट को और भी महंगा बना रहा है। और ये सारी बातें हमें इस विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। आज की इस लगातार बदलती और अनिश्चित दुनिया में क्या एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर बनना यानी ऊर्जा स्वतंत्रता ही भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा लक्ष्य है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।